नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर टेट 2022 पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्रैक्टिस 1 के आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले प्रश्न से। एक बार मैं आपको पूरी पीडीएफ दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। ये पूरी पीडीएफ है यहाँ पर, और जितने भी यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं पूरी तरह से आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आप देखेंगे अक्षांश, देशांतर, महासागर, महाद्वीप, इसी तरह से खाड़ी हो गए, आपके पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, भारत की नदियाँ हो गई, विश्व की नदियाँ हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं शामिल इसके अंतर्गत, और पूरी तरह से सिलेबस को कवर करते हुए ये प्रैक्टिस सेट रेगुलर चलाया जा रहा है। इसके पहले हमने जीके करंट अफेयर्स के कुछ प्रैक्टिस सेट चलाए थे, उसके बाद मैथ्स की प्रैक्टिस सेट चलाए थे हमने, फिर जियोग्राफी के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंतर्गत, और आज जो है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्रैक्टिस 1। बाकी की वीडियो जो आप अलग अलग प्रैक्टिस सेट सबकी बनी हुई है, आप जा कर के प्रैक्टिस सेट माफ़ी चाहूँगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके उन प्लेलिस्ट में आप रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने ना देखा हो अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। और सेशन के लास्ट में हमने आप सभी के लिए क्वेश्चन भी लिया हुआ है, और इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो कि हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने एक सवाल पूछा था, तो उस सवाल का जवाब भी यहाँ पर है। पहला प्रश्न है आज के सेशन का, अपवाह क्षेत्र या फिर आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपसे अपवाह क्षेत्र पूछा जाए, या फिर आयतन की दृष्टि से पूछा जाए, या फिर केवल आपसे कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बताइए, तीनों का आंसर एक होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। 4 यहाँ पर नदियों का नाम दिया गया है, नील नदी, अमेजन नदी, वांगहो नदी, या फिर इसी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली यही बन जाता है कि वांगहो नदी को किस अन्य नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्यूनलुन पर्वत से निकल कर के ये चीन में प्रवाहित होती है, और इसमें जो मंगोलिया देश है, जो वहाँ का रेगिस्तान है, वहाँ से जो रेत की कण है वो उड़ करके इस नदी में आने की वजह से इस नदी का जो कलर है वो पीला जैसा दिखता है। इसी वजह से वांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तो एक एक प्रश्न में हमारी कोशिश है कि अधिकतम से अधिकतम प्रश्नों को आप सभी के बीच में लेकर के चलूँ। मिसिसिपी नदी ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका देश में बहती है। अमेजन नदी ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है ब्राज़ील, हालांकि और भी देशों से बहती है लेकिन इसका मुख्य पार्ट जो है ब्राज़ील देश से बहता है। और नील नदी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए, सबसे लंबी नदी, तो आंसर हो जाएगा नील नदी। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी, या फिर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी, या आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन नदी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका का मतलब है, यहाँ पर हमें एक वर्ड और ऐड करना चाहिए था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, आपको ये बताना है। राइन नदी, अमेजन नदी, कोलोराडो नदी, मिसिसिपी नदी। राइन नदी को दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है। सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है, यूरोप में बहती है राइन नदी। इस क्वेश्चन के लिए भी राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जब विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है तो दक्षिण अमेरिका में ये नदी बहती है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी नदी यही हो जाएगी। तो 2 का बी इज़ द राइट आंसर। कोलोराडो नदी ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। इसकी खास बात ये है कि ये नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस नदी की विशेषता यह है कि यह नदी रेगिस्तान से गुजरने के बाद, रेगिस्तान या मरुस्थल से गुजरने के बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। यह नदी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही प्रवाहित होती है।
तो 2 का बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसके बाद, एशिया महाद्वीप में एक देश है वियतनाम। आप सभी लोग जानते होंगे वियतनाम देश के बारे में। वियतनाम देश में प्रवाहित होने वाली सोंग का, तो आपको याद रखना है सोंग का नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो वियतनाम देश में प्रवाहित होती है। इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जैसे हमने आपको बताया कि हुआंगहो नदी को, चीन की हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से वियतनाम देश में प्रवाहित होने वाली सोंग का नामक नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार के भूसन्नति से हुई है? तो आप सभी जानते हैं कि विश्व में कई प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। ब्लैक पर्वत, नवीन या मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो हिमालय जो पर्वत है ये आपका नवीन या फिर मोड़दार पर्वत के अंतर्गत आता है, यानी अभी भी जो है इसका विस्तार हो रहा है। और कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो बहुत प्राचीन होते हैं और अब उनके अवशेष मात्र बचे हैं, उनको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में अरावली पर्वत, अरावली है। अरावली का जो विस्तार है गुजरात राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक है। और आप सभी जानते हैं कि इसी का एक पार्ट है रायसीना पर्वत। हालांकि अब वो पर्वत का, पहाड़ का अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसी पर जो है राष्ट्रपति भवन बना है। और इसी पर अभी आप देखेंगे हर शायद 2 वर्ष पे, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा आप सभी, 2 वर्ष पे रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। इस बार का भी रायसीना डायलॉग जो है स्टार्ट हो चुका है नई दिल्ली में। तो कुछ फैक्ट यहाँ पर है जो कि आपके हमारे सिलेबस में भी हैं और हमारे आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप जानते रहिए इनको भी। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार की भूसन्नति से हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, टेथिस। ये माना जाता है कि जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर एक टेथिस सागर था। उसके बाद जो है 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं और वहाँ पे जो है एक उभार हो जाता है। फिर ये कालांतर में धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और आज जो है हिमालय पर्वत के रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज़ द राइट आंसर। कहा जाता है कि अगर हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में न स्थित होता तो भारत का अधिकांश भाग रेगिस्तान या मरुस्थल होता, क्योंकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं होती हैं, ये मान लीजिए आपका भारत ऐसे हो गया, यहाँ पर हिमालय पर्वत पूरा विस्तार है अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये जो हवाएं आती हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, मानसून का आगमन, तो अगर ये पर्वत यहाँ पे नहीं होता, हालांकि ये हवाएं आपकी इस प्रकार से प्रवेश करती हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रवेश यहाँ नहीं करती हैं। कुछ यहाँ पे दक्षिणी पर्वत की 2 शाखाएं बढ़ जाती है, एक आपकी अरब सागर, दूसरी आपकी कोरोमंडल तट से होते हुए यहाँ से प्रवेश करती है। और यहाँ पे देखेंगे आप मेघालय में नागासाकी, माफ़ी चाहूँगा, गारो खासी जयंतिया, जो 3 पर्वत शिखर हैं उनके घेरे कीपनुमा आकृति और 3 तरफ से घेरे होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। तो मेघालय के मासिनराम में दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अगर यहाँ पर उत्तर में हिमालय पर्वत की अवस्थिति न होती तो ये पर्वत जो है, ये हवाएं जो है लांग करके चीन में प्रवेश कर जाती। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर ये जो क्षेत्र यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, तो यहाँ पे ये क्षेत्र जो है मरुस्थल रह जाता। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर राइट आंसर था टेथिस, 4 का डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत वे पर्वत होते हैं जो बहुत प्राचीन पर्वत होते हैं, अब उनके यानी निरंतर जो है अपरदन के फलस्वरूप, वर्षा से अपरदन, हवा से अपरदन, या फिर और भी जो मौसमी दशाएं उनकी वजह से उनका अपरदन होता गया और अब उनके मात्र अवशेष बचे हैं, तो उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। तो आपको बताना है निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। कई बार हम क्वेश्चन में ये लास्ट तक पढ़ते तो हैं लेकिन ये वर्ड छूट जाता है तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों पर्वत है ये आपके अवशिष्ट पर्वत हैं। ये चारों पर्वत भारत में स्थित हैं। ये आपका नवीन, या फिर इसको आप नवीन कह लीजिए, या इसी को आप परतदार कह लीजिए, या इसी को आप मोड़दार कह लीजिए, तीनों का मतलब एक ही पर्वत से है। और बाकी ये तीनों जो पर्वत हैं इनको हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा डी, ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर।
आपको जिन भी प्रश्नों के आंसर पता हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, और जो प्रश्न आपसे पूछा जाए अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। सतपुड़ा का बता सकते हैं आप सभी? धूपगढ़। हिमालय का आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट, लेकिन जो भारत में स्थित है K2 या फिर गार्डविन ऑस्टिन, अगर वह ऑप्शन में ना दिया हो तब आप कंचनजंगा करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर वही होगा। भले ही POK के क्षेत्र में स्थित है लेकिन है वो भारत का पार्ट, अभिन्न अंग, तो K2 गार्डविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन विश्व के नवीन, अभी हमने भारत के अंतर्गत देखा, अब हम विश्व के अंतर्गत देखेंगे, नवीन वलित, नवीन कह लीजिए, वलित कह लीजिए, मोड़दार कह लीजिए या फिर परतदार कह लीजिए, पर्वत का उदाहरण है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपलेशियन, अरावली, आल्पस, यूराल। ये आपका है यूरोप महाद्वीप में। और अगर मैं आपसे पूछूं दक्षिणी आल्पस पर्वत कहाँ पर स्थित है, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग करेक्ट आंसर करते हैं। दक्षिणी आल्पस पर्वत न्यूजीलैंड देश में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और सुपर टेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तस्मान सागर, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित एक सागर है। तो याद रखना दक्षिणी आल्पस न्यूजीलैंड में है, और आल्पस पर्वत जो है ये जो आपका स्विट्जरलैंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूराल जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अरावली पर्वत ये भारत में स्थित है, उत्तरी भारत में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो तीनों पर्वत हैं अरावली, आल्पस, यूराल, ये तीनों जो है प्राचीन पर्वत हैं, जबकि अपलेशियन पर्वत नवीन, वलित या मोड़दार या परतदार पर्वत का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए इज़ द राइट आंसर। अपलेशियन कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हालांकि इसका कुछ विस्तार और भी है, आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो है ये दोनों पड़ोसी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसके बाद, निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन आसान है लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आप एक चीज़ और जानते रहिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि वह कौन सा एक महाद्वीप है जो एक देश के रूप में भी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप के बारे में खास बात यह कि यहाँ पर मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। यूरोप के बारे में खास बात क्या है कि यहाँ पर मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर कमेंट करके बताइए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर 7 महाद्वीप आप जानते रहिए, उसके हिसाब से आप आंसर करिए और बताइए कि कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। कुल कितने महासागर हैं? 5। तो 7वें का बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके बाद, निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पर किसी भी देश का प्रभुत्व नहीं है, यहाँ पर किसी भी देश का जो है स्वामित्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस जो महाद्वीप को सभी देशों के रिसर्च के लिए छोड़ा गया। जैसे आप देखेंगे भारत का रिसर्च सेंटर यहाँ पर सबसे पहले बनाया गया था दक्षिण गंगोत्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो भारत का एक रिसर्च सेंटर था अंटार्कटिका महाद्वीप पर। इसके बाद बनाया गया मैत्री, और अभी हाल में जो अस्तित्व में है उसका नाम है भारती। ये तीसरा है भारत का रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर। इसी तरह से विभिन्न देशों के
रिसर्च सेंटर इस महाद्वीप पर स्थित होते हैं। किसी भी देश का प्रभुत्व इस महाद्वीप पर नहीं है। तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव। विज्ञान का प्रश्न हो गया, रेंगने वाले जीव। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसके बाद, संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 29%, 50%, 71% या फिर 70%। तो संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग तो ये स्थल है। तो इसका मतलब हो गया कि इस प्रश्न के लिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 71% भाग जल से आच्छादित है। और एक क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि स्वच्छ जल या मीठा जल का प्रतिशत कितना है पृथ्वी पर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2.5%। और संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो 71% भाग। ठीक है। अब आप देखेंगे कि समुद्र का तो जल वैसे ही खारा होता है, कुछ सागर हैं उनके भी जल खारे होते हैं, कुछ सागर है उनका जल मीठा होता है, जैसे सुपीरियर, विक्टोरिया। तो हमें अगर यहाँ पर केवल स्वच्छ जल या मीठा जल का प्रतिशत पूछा जाए प्रतिशत में, तो 2.5% आंसर होगा। और संपूर्ण जल का प्रतिशत पूछा जाए पूरी पृथ्वी पर तो 71%। और स्थलीय भाग कितना हो जाएगा? 29%। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। एक महासागर और भी है, टोटल 5 महासागर हैं। अब आपको आंसर करना है कि वह महासागर कौन सा है। हालांकि उस महासागर को अप्राप्य माना जाता है। कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका। ध्यान दीजिएगा आपसे भी, लेकिन उसको अप्राप्य कहा जाता है। उसके जो आंकड़े हैं अप्राप्य होते हैं क्योंकि उसका क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो आकार है त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। इसी में सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच पाया जाता है। अटलांटिक महासागर, इसमें बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज की स्थिति है। और अटलांटिक जो महासागर, इसकी आकृति है यस आकार की, इस प्रकार से। इधर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे यूरोप और यहाँ पे नीचे अफ्रीका, और यहाँ से आपका सटा हुआ ये पूरा आपका एशिया हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फैला हुआ है ऐसे अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर के बारे में 2 फैक्ट है। पहला फैक्ट तो ये है कि हिंद महासागर जो है इसका ज़्यादातर विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है पृथ्वी के। और दूसरा फैक्ट ये है कि हिंद महासागर उत्तर में स्थल से घिरा हुआ महासागर है। पूछ लिया जाए कौन सा महासागर उत्तर में स्थल से घिरा हुआ महासागर है, तो हिंद महासागर। आर्कटिक महासागर के बारे में खास बात यह है कि इसकी आकृति वृत्ताकार है। पहली बात आप देखेंगे ये ग्लोब हो गया है और यहाँ पर ये जो आपकी ये आपका आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये तो आर्कटिक महासागर की जो आकृति है वृत्ताकार है और इसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। छिपता हुआ महासागर, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, आकृति त्रिभुजाकार, अटलांटिक में बरमूडा ट्रायंगल है और इसकी आकृति यस आकार की है। हिंद महासागर उत्तर में स्थल से घिरा है। हिंद महासागर का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। आर्कटिक महासागर छिपता हुआ महासागर भी इसको बोला जाता है और इसकी आकृति वृत्ताकार है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसके बाद, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 83, 85, 88 या फिर 89। क्वेश्चन नंबर 12 का डी इज द राइट आंसर। वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और साथ में जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। कोई भी अगर अनजाने जाने में भूल त्रुटि हो रही हो किसी भी प्रश्न में एक्सप्लेन करने में, तो आप उसे भी ज़रूर बताएं। और जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता हो वो भी आप कमेंट करके बताएं। लास्ट में आपने कितने प्रश्न सही किए ये भी आप बताएं। और जो आपसे सवाल पूछा जाए लास्ट में तो उसे भी आप ज़रूर बता करके जाएँ। तो 12 का डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसके बाद, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली, इसी के अंतर्गत ये बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके पहले ये मानता था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार केपलर ने जो है ग्रह संबंधी नियम दिए थे। ग्रह मतलब गति कैसे करते हैं,
दीर्घ वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं, नज़दीक आने पर उनकी गति तेज हो जाती है, दूर जाने पर गति स्लो हो जाती है। 3 नियम दिए थे, T² = R³। ठीक है, इन्होंने 3 नियम दिए थे। तो आप केवल इतना जानिए कि केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए थे केपलर ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। न्यूटन के बारे में आप सभी जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति विषयक नियम। कोपरनिकस, इन्होंने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और एक भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी भी पाया जाता है, और ये दोनों ही ज्वालामुखी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसमें से ध्यान दीजिएगा, जो बैरन द्वीप है ये आपका है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या हो गया आपका। और नारकोंडम जो है आपका ये सुषुप्त है, आपका है सुषुप्त ज्वालामुखी। आंद्रोत जो है ये आपका लक्षद्वीप का एक द्वीप है, और लक्षद्वीप जो भारत का द्वीप समूह है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, कुल 28 राज्य हैं। पहले 9 थे, अब 8 ही रह गए हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया है, और पहले 7 थे, ये दोनों मिलकर के 9 हो रहे थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन यहाँ पर 2 का विलय भी हो गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव का। तो टोटल 8 जो है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है और कुल 28 यहाँ पे राज्य हैं। तो आंद्रोत द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी द्वीप पर लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती स्थित है। इसी द्वीप पर लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती स्थित है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडम द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दोनों ही ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ये आपका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो गया। सालसेत द्वीप, इसी द्वीप पर भारत का मुंबई शहर स्थित है। इसी द्वीप पर भारत का मुंबई शहर स्थित है। ये 7 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। सालसेत 7 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज द राइट आंसर। बाकी के फैक्ट भी आपको देखते चलना है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य का समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, और इसी तट पर शीत ऋतु में या लौटते हुए मानसून से अधिकांश वर्षा होती है, और इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। ये जो तट यहाँ से है, ये वाला तमिलनाडु वाला जो समुद्र तट है, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। और यहाँ पर जो ये आपका आता हुआ मानसून और ये लौटता हुआ मानसून हो गया, मानसून का प्रत्यावर्तन, आगमन और वापस जाना, तो ये दक्षिणी पश्चिमी और इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी। ये पश्चिमी विक्षोभ होता है जो शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा होती है, वो अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो तमिलनाडु, चेन्नई और जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, यहाँ पर शीत ऋतु में या लौटते हुए मानसून से या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकांश वर्षा होती है अक्टूबर-नवंबर में। मालाबार तट, ये जो केरल है आपका, केरल राज्य है, इसका तट, इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट, यहाँ पर आपका उड़ीसा है, ये जो उड़ीसा वाला तट यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अलग कलर से यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये आपका उड़ीसा वाला तट हो गया, आंध्र प्रदेश का नहीं, उड़ीसा वाला जो तट है उसको बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा वाले तट को, उड़ीसा का जो समुद्र तट है। कोंकण तट, ये आपका गुजरात से प्रारंभ होकर के गोवा तक जाता है, इसको बोलते हैं कोंकण तट। महाराष्ट्र का पूरा आ गया समुद्र तट, गोवा तक जाता है, और गुजरात का कुछ हिस्सा है कोंकण तट। और कोरोमंडल तट, ये आपका तमिलनाडु राज्य का समुद्र तट है। तो 15 का डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमने पिछले वाले सेशन में क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जैसे ही भारत को आज़ादी मिली उसके बाद, चूँकि भारत का संविधान लागू हुआ नहीं था पूर्ण रूप से, संविधान बनकर के तैयार हुआ नहीं था। संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, लागू हुआ पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। तो उसके पहले क्या था, पहले वायसराय थे 1857 से लेकर के 1947 तक। 1857 से पहले भी गवर्नर जनरल थे, और शुरू में पहले सबसे पहले बंगाल में गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, फिर भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, फिर भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कनिंग, फिर भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1947 से लेकर के 1948 तक। ये इसका आंसर भी हो जाएगा माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसके बाद बनाए गए थे 1948 से लेकर के 50 तक सी राजगोपालाचारी जी को, सी
राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था गवर्नर जनरल, गोपालाचारी जी को। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था 1948 से 50 तक भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर वहाँ से राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी और यही अंतिम भी थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। माउंटबेटन अंतिम वायसराय भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। बहुत सारे फैक्ट है साथियों, मैं रिवीजन पर्पस से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं होता कि आपको बहुत सारा मैटर एक में ही दे दूँ ताकि आप उसमें मतलब आपको ये ना लगे कि हम कितना मैटर याद कर पाएँ, लेकिन रिवीजन पर्पस से कुछ चीज़ें होती हैं। आप प्रैक्टिस सेट हमारा रेगुलर देखते रहिए और सुपर टेट में अच्छे अंकों की पूरी जो है आश्वासन हमारे तरफ से है, बाकी आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा। और सेशन में कोई भी आपको कमी लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने स्तर से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आपको एक अच्छा सेशन, अच्छा प्रैक्टिस सेट, हर प्रैक्टिस सेट आपको एक अच्छा प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दे सकूं। तो आज का सवाल है आप सभी के लिए कि ग्रेट चैनल, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि किन के मध्य स्थित है? तीनों का आंसर आपको देना है कमेंट करके। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन को आप ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। धन्यवाद।